उसमें थर्ड यूनिट दे रखी है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ने से पहले हमें कुछ चीजें पढ़ लेते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके पास क्या है, एवोगैड्रो है, एवोगैड्रो नंबर। अब किसकी वैल्यू पूछी जाती है, एवोगैड्रो नंबर। क्या होता है एवोगैड्रो नंबर? तो सब लोगों ने पढ़ा होगा कि एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, एक ग्राम पदार्थ में अणुओं या परमाणुओं की संख्या ही क्या कहलाती है, यानी द नंबर ऑफ मोल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन अ 1 ग्राम मोल ऑफ गैस इज डिफाइंड एज एवोगैड्रो नंबर। सब जानते हैं? जो नहीं जानते लिखवा देता हूँ मैं। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, number of molecules present in 1 gram 1 gram of 1 gram mole of a gas is defined as Avogadro number। एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू होती है Na इक्वल टू, कितना होता है इसकी वैल्यू, 6.02 10 टू द पावर 23 पर ग्राम मोल पर ग्राम मोल, ठीक है। हिंदी में भी लिखेंगे, 1 ग्राम अणुओं में पदार्थ, क्या लिखेंगे हिंदी में, 1 ग्राम पदार्थ में अणुओं की संख्या, ठीक है। एवोगैड्रो नंबर कहलाता है, क्या कहलाता है, एवोगैड्रो नंबर कहलाता है। अब है मीन फ्री पाथ। क्या है, मीन फ्री पाथ। ये पहले फ्री पाथ समझते हैं, फिर मीन फ्री पाथ समझते हैं। पहले हम फ्री पाथ समझ लेते हैं, फिर मीन फ्री पाथ समझते हैं कि फ्री पाथ क्या होता है। फ्री पाथ जिसको बोलते हैं मुक्त पथ, क्या बोलते हैं, मुक्त पथ बोलेंगे फ्री पाथ, मुक्त पथ, ठीक है। अब देखेंगे कि क्या होता है अगर आपके पास डिस्टेंस, मान लीजिए गैस मॉलिक्यूल्स है, ये कोई कंटेनर मान रहा हूं मैं, कंटेनर में एक गैस मॉलिक्यूल्स ये है, एक गैस मॉलिक्यूल्स ये है। तो जो ये मॉलिक्यूल्स एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं 2 सक्सेसिव कोलिजन के बाद, ठीक है। ये जो डिस्टेंस होती है ये होती है मीन फ्री पाथ। कोलिजन के क्या है, 2 सक्सेसिव कोलिजन के बीच जो मिनिमम, जो आपके पास एवरेज डिस्टेंस होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, क्या बोल देते हैं, मीन फ्री पाथ बोल देते हैं, ठीक। क्या बोलते हैं, लिख सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, टू सक्सेसिव कोलिजन, टू सक्सेसिव कोलिजन, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, मतलब दो मॉलिक्यूल इन सक्सेसिव टू, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसको क्या बोलते हैं, कॉल्ड फ्री पाथ, फ्री पाथ। अब अगर मैं बात करता हूं कि गैस मॉलिक्यूल्स के पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, यहाँ तो हमने सिर्फ 2 की बात की है, यहाँ तो सिर्फ हमने 2 की बात की है, लेकिन जब आप गैस मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे गैस के पास, तो उनकी क्या हो जाएगी, एवरेज डिस्टेंस हो जाएगी। तो नेक्स्ट, चलिए नोट कर लीजिए, नेक्स्ट
मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ। तो मीन फ्री पाथ क्या होता है? एवरेज डिस्टेंस होता है। आप लेकिन वहां डिस्टेंस लिखा था, वहां तो फ्री पाथ में क्या सिर्फ हमने दो मॉलिक्यूल्स की बात की थी, एक मॉलिक्यूल्स ये था, एक मॉलिक्यूल्स ये था, ये सेकंड मॉलिक्यूल्स हो गया फर्स्ट में। अगर ये गैस है तो इसके पास बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे, इधर भी होंगे, इधर भी होंगे, इधर भी होंगे, तो क्या हो जाएगा? एवरेज डिस्टेंस हो जाएगा। एवरेज डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस कवर्ड बाय, covered by the molecule, by the molecules between two successive collision, two two successive collision, टू सक्सेसिव कॉलिजन। ठीक है, हिंदी वाली भी लिखेंगे। क्या है कि जो औसत दूरी होती है, जो दो संगठनों के बीच की जो औसत दूरी होती है, वही क्या कहलाती है? आपकी मीन फ्री पाथ कहलाती है, मुक्त पाथ कहलाती है। इसको बोलते हैं मुक्त औसत, यानी इसको बोल देते हैं माध्य मुक्त पाथ। वो क्या होता है? देखो, ये जो टकराने से पहले जो एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल की ना इसने, इतनी ये वाली, इसको क्या बोलेंगे आप? मीन फ्री पाथ। इसको क्या बोलेंगे? तो ऐसे ये तो हमने दो की बात की, ऐसे गैस के पास और भी तो मॉलिक्यूल्स होंगे। तो एवरेज डिस्टेंस कवर्ड बाय द मॉलिक्यूल्स बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, इट्स कॉल्ड मीन फ्री पाथ। ठीक है, यानी और दूसरा आप ऐसा कह सकते हैं कि मान लीजिए गैस मॉलिक्यूल से ये टकराया, फिर ये इससे टकराया, ये इससे टकराया, ठीक है, ये इससे टकराया, तो एवरेज जो डिस्टेंस कवर्ड किए हैं मॉलिक्यूल से वो क्या कहलाती? मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला कितना होता है? मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला होता है लैम्डा इक्वल टू, लैम्डा से दिखाते इसको, 1 अपॉन अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 पाई एन डी स्क्वायर, पाई एन डी स्क्वायर। ठीक है, अब जो है किस पर डिपेंड करता है? मीन फ्री पाथ डिपेंड्स ऑन, मीन फ्री पाथ डिपेंड्स ऑन, पहला पॉइंट किस पे डिपेंड कर रहा है? नेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स का नेचर कैसा है? नेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स। दूसरा किस बात पर डिपेंड कर रहा है? एन पर। एन मतलब क्या हो रहा है? नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब देखो यहां पर जैसे जैसे एन बढ़ रहा होगा, जैसे जैसे एन बढ़ रहा होगा, तो लैम्डा क्या हो रहा होगा? डिक्रीज हो रहा होगा। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि मान लीजिए गैस मॉलिक्यूल्स ये, एक यहाँ पे था, एक यहाँ पे, तो ये जो डिस्टेंस कवर करना पड़ा वो बहुत ज्यादा है। अगर नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूल ज्यादा हो जाए तो बहुत पास पास में रहेंगे, तो एवरेज डिस्टेंस ऑलरेडी क्या हो जाएगी? घट जाएगी, एवरेज डिस्टेंस घट जाएगी। स्क्रीन सबको ठीक विजिबल है ना? स्क्रीन विजिबल है सही से सबको? और डी इज अ डायमीटर। डी क्या आपके पास? डायमीटर है। डेंसिटी ऑफ मास पर भी डिपेंड करता है, बिल्कुल करता है। नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, क्यों नहीं करता? करता है। हम्म,
तो अब आपके पास लैम्डा इक्वल टू कितना आ गया? कितना है लैम्डा इक्वल टू? ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, यही पेपर में आता है, बाकी डेफिनेशन भूल जाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 2n d² करवा देते हैं, अगर 2 पाई n d², ठीक है। कंफ्यूजन के लिए क्या है, n इज अ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। और d क्या है आपके पास? डायमीटर। क्या है? डायमीटर, ठीक है, डायमीटर। तो अगर आप बात करते हो आइडियल गैस की कंडीशन की बात करते हो, तो आइडियल गैस क्या होता है? पीवी इक्वल टू क्या होता है? एनआरटी होता है, नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ से एन की वैल्यू कितनी आ सकती है? एन की वैल्यू आ सकती है पीबी अपॉन आर टी, ये हो सकता है। अब देखिए, अगर मैं, ये जो एन है मेरे पास, ये क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है। ये किसके इक्वल है? रुक जाइए, कंफ्यूजन ही ना हो आपको, ठीक है। मैं ऐसे लिख देता हूँ ना, नंबर ऑफ मोल्स होता है ना इसमें, तो आर टी स्मॉल नहीं लिख सकते, क्योंकि स्मॉल हमने दिखा दिया, एवरेज क्या है? नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो मैंने यहाँ नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या है? एन इज अ नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। तो अब यहाँ से अगर P इक्वल टू एन बाई वी लिख दूँ, ये आर टी हो गया। एन बाई वी तो स्मॉल एन है, एन जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम ही तो है, तो ये कितना बनेगा? स्मॉल आर टी। यहाँ से जो एन की वैल्यू आएगी कितनी आ रही है? पी अपॉन आर टी। कितनी आ रही है? पी अपॉन आर टी। अब एक तो इसका फॉर्मूला हम यहाँ पे रख सकते हैं, लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/√2 पाई एन की जगह कितना लिख दूंगा? पी d²। आर टी ऊपर चलेगा, ये भी एक फॉर्मूला है इसका, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। इन, ये प्रेशर है, ये डायमीटर है, ये प्रेशर है, ये गैस कांस्टेंट है, ये, ठीक है, टेम्परेचर है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, डायमीटर रेडियस के टर्म में भी पूछा जाता है, तो डायमीटर और रेडियस में आप जानते हैं ऐसा भी लिखा जा सकता है इसको, आर टी अपॉन √2 पाई पी, और इसको कितना लिखा जाएगा? 2r का होल स्क्वायर, क्योंकि डायमीटर क्या है? ये r इज अ रेडियस, r क्या है? रेडियस, ठीक है। क्लियर है? अब बात करते हैं वेलोसिटी की, ठीक है। किसकी बात करते हैं? वेलोसिटी। तो सबसे पहले आता है एवरेज वेलोसिटी की बात करें। क्या कर लेते हैं? एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। आपके पास टॉपिक क्या है? टॉपिक है मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज, ठीक है। हम पढ़ेंगे भी इसको भी आगे, ठीक है। तो वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी होता है कि अगर गैस मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव कर रहे हैं, मान लीजिए ये गैस मॉलिक्यूल्स है, कैसे? ये गैस मॉलिक्यूल्स है, तो गैस मॉलिक्यूल्स इसमें रैंडमली मोशन कर रहे हैं,
गैस मॉलिक्यूल रेंडमली मोशन कर रहे हैं, ठीक है, रेंडमली मोशन कर रहे हैं। तो रेंडमली मोशन जब कर रहे हैं सभी डायरेक्शन में, तो इनकी जो एवरेज वेलोसिटी होगी, जो गैस मॉलिक्यूल्स की, वो क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, ठीक है। क्यों एवरेज जीरो हो जाएगी? जितना डिस्टेंस क्या करता है, ठीक है, देखिए जितना डिस्टेंस इधर ट्रेवल करता है उतना ही, तो अगर मैं एवरेज देखूं देखूं इनका, तो कितने आ जाते? जीरो आ जाती, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, आप लिखते हो एवरेज, क्योंकि रैंडम डायरेक्शन में मूव करता है ना, एक इधर मूव कर रहा है, एक इधर मूव कर रहा है, एक इधर मूव कर रहा है, तो इनकी अगर एवरेज निकालूंगा तो क्या हो जाएगी? एक की डायरेक्शन, क्योंकि वेलोसिटी है, नीचे डायरेक्शन है, तो इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाती? जीरो आ जाती है। एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाती है ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स? क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। क्यों? रीजन क्या है इसके पीछे? रैंडम मोशन, रैंडम मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, यानी एक अलग अलग डायरेक्शन में रैंडम मोशन है, कहीं पर भी मोशन कर सकता है, इसीलिए एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो आ जाएगी। दूसरा आता है मीन स्क्वायर वैल्यू, क्या आ जाती है? मीन स्पीड बोल देते हैं, मीन स्पीड, ठीक है। मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मीन स्क्वायर वेलोसिटी में क्या होता है? मान लीजिए आपके पास क्या है, ऐसे चार मॉलिक्यूल्स है, या मैं मान लेता हूँ एन मॉलिक्यूल्स है। पहला मॉलिक्यूल्स ये है, ये है, ये है, इनकी एक स्पीड है, मान लीजिए इसकी v1 स्पीड थी, इसकी v2 स्पीड थी, इसके पास v3 स्पीड थी, इसके पास v4 स्पीड थी। तो अब क्या है, इनकी मीन, मीन कैसे लेते हैं इनका? मीन कितना हो जाएगा, आप बोलोगे v1 प्लस v2 प्लस v3, सो वन कहाँ तक जाएगा? vn बाई n तक, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। यानी आप बोलते हैं जो मीन स्पीड होती है वो अर्थमेटिक मीन होती है सभी मॉलिक्यूल्स की, जितने भी मॉलिक्यूल दे रखे हैं उनका अर्थमेटिक मीन क्या होता है? अर्थमेटिक, क्या होता है? अर्थमेटिक मीन होता है। अर्थमेटिक मीन किसका? इंडिविजुअल वेलोसिटी का, इंडिविजुअल वेलोसिटी पार्टिकल, इंडिविजुअल पार्टिकल की वेलोसिटी का। तो अब लिखा है मीन स्क्वायर, क्या लिखा है? मीन स्क्वायर, मतलब मीन का स्क्वायर कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर प्लस कहाँ तक? vn का होल स्क्वायर, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? n हो जाएगा, डिवाइड बाई n, ठीक है, डिवाइड बाई n। ठीक है इतना। तो हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। रूट मीन नाम से ही पता चल रहा है, जो मीन लिया उसका रूट ले लो, जो मीन लिया था उसके स्क्वायर का रूट ले लो, तो इधर क्या बन जाएगा? अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर, कहाँ तक जा रहा है? vn स्क्वायर, उसका रूट ले लिया, डिवाइड बाय n, ठीक है। ये क्या हो गया? एवरेज, आरएमएस वैल्यू बोलते हैं इसको, आरएमएस वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, क्या बोलेंगे? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब यहां से इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछी जाएगी सबसे बड़ी वेलोसिटी कौन सी? तीन वेलोसिटी पढ़ ली, मोस्ट प्रोबेबल पूछ ली, जो जिसके क्या है, चलिए हेडिंग लगाए लेते हैं, मैक्सवेल
वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मैं देखिए 3 वेलोसिटी हो गई आपके पास, कौन-कौन सी? एक हो गई वीआरएमएस, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, दूसरी हो गई एवरेज वेलोसिटी, तीसरी होती है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल यानी जिसकी प्रोबेबिलिटी। तो सबसे बड़ी कौन-सी होती है इनमें? ठीक है? मैं इनको डेरिवेशन तो नहीं कराऊँगा आपके पास, जो पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है वही कराऊँगा, ठीक है? देखिए 3 वेलोसिटी होती है, अभी पढ़ी हमने रूट क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या होती है। तो सबसे बड़ी वेलोसिटी कौन-सी होती है? आरएमएस, फिर एवरेज, फिर मोस्ट प्रोबेबल। याद कैसे रहेगा? राम याद रख लेना। राम मतलब आर मतलब सबसे बड़ा, रूट मीन स्क्वायर, ठीक है? रूट मीन स्क्वायर। ए मतलब एवरेज, देन थर्ड मतलब मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ठीक है? तो याद हो जाएगा कौन सा ये क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है? कौन सी स्पीड बड़ी होती है, ठीक है? कौन सी स्पीड बड़ी होती है, ठीक है? इनका रेशियो में भी आता है। अगर इनका रेशियो में देखा जाए, आपसे फर्स्ट तो ये टर्म पूछा जा सकता है, सेकंड टर्म पूछा जा सकता है, आरएमएस रेशियो, वी एवरेज रेशियो कितना, वीएमपी, इनका रेशियो कितना होता है? तो इनका रेशियो आता है √3 और ये इसका रेशियो आता है 8/पाई, √8/पाई और ये कितना आता है √2। ध्यान रखो कि ये सबसे बड़ा ही होगा, √3 सबसे बड़ा इनमें से, तब किसकी वैल्यू होगी 8/पाई। और आपके पेपर में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि रूट देखो इसकी वैल्यू कितनी आती है, इसकी वैल्यू आती है 1.73, ठीक है? अब इसकी वैल्यू कितनी होती है 1.41, 1.41। अब ये जो बीच में इसकी वैल्यू कितनी होगी आपके पास, तो इसकी वैल्यू लगभग कितने आ जाती है 1.61, 1.6, ठीक है? इनका कितना लगेगा 1.6। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार क्वेश्चन बन गया। ये जो पॉइंट लिखवा रहा हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पूरे के वो है, इसमें से यही पूछे जाने वाला मेन निचोड़ यही है कि आपके पास इनकी वैल्यू कितनी, तो ये वैल्यू पूछी जाती है आपके पास, ऑर्डर पूछा जाता है, ठीक है? तो सबसे बड़ी स्पीड कौन सी हो गई वीआरएमएस, तब एवरेज हो गई, तब मोस्ट प्रोबेबल हो गई, ठीक है? राम से आप रख सकते हैं, राम मतलब आरएमएस, ए मतलब एवरेज, एम मतलब मीन वैल्यू या मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, ठीक है? अब एक चीज देखिए यहाँ पर, अब ऐसे लिखिए जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ, वी आर एम एस रेशियो, वी एवरेज रेशियो, वी मोस्ट प्रोबेबल। इसको कैसे लिखोगे? इसकी इसकी वैल्यू थी √3, इसकी थी 8/√8/पाई और ये है √2, ठीक है? अब देखिए यहाँ सबसे इसके साथ कौन सा है ये, तो सबसे पहले इनको क्या करो, जिस जिस वाले टर्म जिसकी वैल्यू है उसके नीचे लेके आओ, ये √3 है और ये कितना हो जाएगा वी एवरेज, ये कितना है 8/पाई और ये कितना है मोस्ट प्रोबेबल है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी रूट, इसके आगे लिख दोगे आप √KT/m, एवरेज वैल्यू होती है, ठीक है? √KT/m, ठीक है? अच्छा किसी ने पूछा था के, मैं बार के लिखता हूँ और के भी लिखता हूँ, अरे ये भी बोल्ट्जमैन है दोनों, कभी भूल गए होंगे लिखना, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है ये, ठीक है? तो अब देखो यहाँ पर इसकी वीआरएमएस की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं हम, तो वीआरएमएस की कैसे निकलेगी वैल्यू, वीआरएमएस √3, ये कितना आ जाएगा KT/m, यहाँ से वीआरएमएस ऊपर लेके जाएंगे, सॉरी वीआरएमएस के नीचे अपॉन में जो √3 है इसको कहाँ लेके जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3KT/m, ये आ जाएगी इसकी वैल्यू 3D में, कहाँ पर 3D में, 2D में कितना आ जाता है, ये है 3D में, 2D में कितना आ जाता है, ये एक कम करते जाओ KT/m, ये किस में हो गया 2D में, ठीक है? किस में हो गया 2D में। और अगर 1D में देखो तो, अगर 1D में देखो यहाँ 2 आ जाएगा और 1D में देखो तो KT/m, एक एक कम करते गए आप, ये है 1D में, ठीक है? वैसे ही वी एवरेज की बात करते हैं,
वी एवरेज कितना है, 8/5। इसकी वैल्यू किसके इक्वल लग दी, के टी बाई एम के। यहां से मल्टीप्लिकेशन करो तो वी एवरेज कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 8 के टी बाई पाई एम। ये किसमें, 3 डायमेंशन, ठीक है। इसमें 3 डायमेंशन, ठीक है। अब थर्ड आपके पास नेक्स्ट है इसमें, मोस्ट प्रोबेबल एमपी। तो एमपी, इसको आपने रूट टू नीचे लिखा और ये कितना हो जाएगा, के टी बाई एम। यहां से एमपी कितना हो गया, मोस्ट प्रोबेबल कितना हो गया, 2 के टी बाई एम। ये है 3 डायमेंशन में। और अगर मैं मुझे इसको 2 डायमेंशन में लिखा है तो कितना लिखूंगा, एक कम करते जाओ, ये 2 डायमेंशन, और 0 होता है 1 डायमेंशन। ये इंपॉर्टेंट बात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कितनी होती है 1 डायमेंशन में, वो होती है 0, ठीक है। लिख लीजिए, पीछे वाला दिखा देता है आपको, ठीक है, स्कूल का लीजिए। ठीक है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आपके पास, अगर आपने कर लिया, ठीक है, तो एलटी में भी क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम, मैं उस एलटी क्वेश्चन करवा लेता हूँ। एलटी में आया था क्वेश्चन, रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू, ए ऑप्शन है रूट टी, बी ऑप्शन है टी स्क्वायर, एंड सी ऑप्शन है टी, डी ऑप्शन है नन। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, किसके प्रोपोर्शनलिटी होता है, वी आर एम एस कितना आपने पढ़ा, वी आर एम एस होता है कितना, √3 के टी बाई एम। तो वी आर एम एस कितना हो जाएगा, √2 के टी, रूट मीन स्क्वायर बोला, ठीक है, वहां शायद आए थे रूट मीन स्क्वायर आया था, स्क्वायर आया था। तो आपके पास ऐसे क्वेश्चन आए, ठीक है। इसको तो याद कर लेना, मोस्ट प्रोबेबल 1D में 0 होती है, और याद करो ना करो, मतलब 2D और 1D वाले याद नहीं करोगे, पर इसको याद रखोगे, मोस्ट प्रोबेबल कितनी होती है, जी, ठीक है। हाँ, मीन स्क्वायर है तो रूट हटा देना, मीन स्क्वायर आ जाएगा तो रूट हटा देना, ठीक है। शायद पेपर में, एलटी के पेपर में मीन स्क्वायर आया था, रूट नहीं आया था, जहां तक मुझे ध्यान, मीन स्क्वायर आया था। मीन स्क्वायर मतलब, अब क्या लोगे इसका, जो आपके पास क्या हो जाएगा, मीन स्क्वायर आता था, यानी रूट रूट हट गया, मीन स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसका स्पीड आ जाएगा, वी स्क्वायर आ जाएगा, रूट हट जाएगा ना, तो किसके प्रोपोर्शनलिटी हो जाएगा,
टी के प्रोपोर्शनल टी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ठीक है। नेक्स्ट कर लेते हैं, आइडियल गैस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, फिर आइडियल गैस अजम्पशन के ऊपर। आइडियल गैस क्या होती है? आइडियल गैस की इक्वेशन बहुत बार यूज कर चुके हैं, पी बी इक्वल टू, क्या है, पी बी इक्वल टू, मान लीजिए मैं म्यू लिख देता हूँ क्योंकि कंफ्यूजन ही खत्म हो जाएगा, आर टी। अच्छा, म्यू क्या है यहाँ पर, ये है म्यू नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। अब हम यूज करते जनरली, अगर 1 मोल की बात हो रही तो पी वी इक्वल टू आर टी यूज करते हैं। दूसरा, अगर 1 ग्राम मोल की बात हो रही है, 1 ग्राम मोल, एफ के तो नंबर इंक्लूड हो जाएगा, तो इसीलिए क्या होता है, पीवी इक्वल टू कितना आ जाता है, पीवी इक्वल टू आता है इसमें एन ए के टी, ऐसा होता है, तभी तो आपके 1 मोल्स के लिए ऐसा हो जाता है आपका। अब आपको पता है, आप एक चीज जानते हो, क्या है, एन ए डॉट के क्या होता है, आर होता है, इसीलिए आप पीवी इक्वल टू क्या यूज करते हैं, आर टी यूज करते हैं, ठीक है। आर जो है, आर है आपके पास गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 8.31 जूल मोल पर डिग्री सेल्सियस, पर डिग्री सेल्सियस। और इसकी एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट तो कितना होने वाला, इसकी एसआई यूनिट है जूल पर मोल केल्विन, मोल पर केल्विन, ठीक है। और अगर मैं डायमेंशन की बात करता हूँ, यानी ऐसा लिखा जाता है एसआई यूनिट के, इसकी एसआई यूनिट कितनी हो जाएगी, जूल मोल केल्विन, ठीक है। अगर डायमेंशन की बात करता हूँ, डायमेंशन तो कितनी हो जाएगी, देखो जूल है मतलब ऊपर आ जाएगा एम एल टी की पावर -2, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या है, मोल है, तो मोल भी क्या हो जाएगा, मोल नीचे है तो आपने क्या लिख दोगे, मोल तो मोल ही रहेगा, इसके लिए क्या लिख दोगे, कई नोटेशन है, जैसे आपके पास इसको ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, केल्विन पर, ये डायमेंशन हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, इतना। जिनको किसी को अच्छा नहीं लग रहा तो इसको केन वर्ड लिखो, क्या लिखो, इसको ऐसे ही रहने दो, ये है, और इसको यहाँ पे फिर लिख लो के इनवर्स मोड, ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। कहाँ से निकलती है इसकी वैल्यू, नॉर्मली जब आप यूज करते हैं पीवी इक्वल टू कितना, एनआरटी यूज करता ना, मतलब म्यू आरटी लिखा है, एनआरटी लिखा है, यहाँ से आर की वैल्यू कितनी, पी, तो पी की रखो वैल्यू, एन की रखो नंबर ऑफ मोल, और टी की रखो, हो जाएगा, ठीक है। तो कितना रहेगा, ऊपर देखो प्रेशर की कितनी है, प्रेशर की कितनी होती है, प्रेशर मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया,
ml (T⁻²). यहाँ से देखो वॉल्यूम का कितना हो जाएगा, सॉरी प्रेशर पर यूनिट एरिया होता है ना, तो एरिया का कितना रहेगा, -2 पर आ जाएगा। प्रेशर क्या होता है, P = F/A तो होता है। यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, L² लिख दिया, और यहाँ पर वॉल्यूम है तो मैं LQ लिख दूँ वॉल्यूम के लिए, बिल्कुल लिख सकता हूँ। नीचे नंबर ऑफ मोल्स है तो मैंने इसको मोल्स रखा, मोल, और इधर क्या लिख दिया, D है तो मैंने इसको क्या रख दिया, डायमेंशन ऑफ T केल्विन, या केल्विन भी रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप ऊपर देखिए, इसको ये कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो कितना रहेगा ऊपर, ऊपर हो जाएगा ml² T⁻², मोल माइनस, और ये कितना होना है थीटा, जो आपके पास क्या है -1, ठीक है, ये डायमेंशन हो जाएगा। तो किसी भी तरह से लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या बताती है आपके पास, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एक्सप्लेन करती है, एक्सप्लेन क्या, बिहेवियर ऑफ गैस को एक्सप्लेन करती है। क्या करती है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ गैस बेस्ड ऑन द आइडियल दैट गैस कंसिस्ट रैपिडली मूव, क्या है, मूविंग एटम और मॉलिक्यूल। ठीक है, यानी काइनेटिक थ्योरी गैस के बिहेवियर को क्या करती है, गैस के बिहेवियर को, ठीक है, गैस के बिहेवियर को क्या करती है, एक्सप्लेन दी, ठीक है, गैस बिहेवियर किसको एक्सप्लेन करती है, गैस बिहेवियर को एक्सप्लेन। तो आप बस इतना याद रखना, किसको एक्सप्लेन करती है, गैस बिहेवियर। ठीक है, काइनेटिक थ्योरी गैस के, जो कि एक आइडियल प्रोफेशन, आइडियल एजम्पशन लेती है गैसेस का। ठीक है, आइडियल। तो इसके बेसिक पोस्टुलेट क्या थे, बेसिक पोस्टुलेट की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो क्या है, मॉलिक्यूल, अगर बेसिक पोस्टुलेट ध्यान रखोगे कि मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस क्या है, रैंडम मोशन करते हैं। क्या करते हैं, रैंडम मोशन करते हैं। गैस के मॉलिक्यूल्स कैसे मोशन करते हैं, रैंडम, और कोलिजन करते हैं, वन टू वन एक दूसरे से टकराते हैं, और वॉल कंटेनर के साथ, जिस वॉल में रखें, मान लीजिए इस वॉल में रखें, एक तो आपस में ही टकराएंगे, दूसरा इस वॉल के साथ भी कोलिजन करें। ऑल कोलिजन आर इलास्टिक, ये इंपॉर्टेंट है। कैसे होते हैं, इलास्टिक होते हैं। इलास्टिक मतलब अपनी काइनेटिक एनर्जी को लॉस्ट नहीं करते हैं। तीसरी चीज है, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, टोटल काइनेटिक एनर्जी सेम रहती है, जितने पहले उतने बाद में, एंड टोटल मोमेंटम इज आल्सो कंजर्व। ये तो वैसे भी इलास्टिक नेचर के, इलास्टिक जो प्रॉपर्टी होती है उसके ही क्या है, प्रॉपर्टी है, इलास्टिक नेचर जो दिखाता है। ठीक है, तो ये इतनी चीजें याद रखोगे आप। ठीक है, सबसे पहले तो रैंडम मोशन के बारे में हमने स्टडी किया है, रैंडम मोशन के बारे में पढ़ा। ठीक है, उसके बाद हमने कहा कि क्या है, जो आपस में टकराते हैं, दीवार से टकरा रहे, तो इनकी जो है क्या हो जाएगी, कैसा कोलिजन होगा, इलास्टिक कोलिजन। कोई एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम आपके पास नहीं लॉस करेंगे। ठीक है, सेम रहेगा, बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, सेम रहेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ठीक है, और जो गैस मॉलिक्यूल्स होंगे वो कैसे रैंडम मोशन कर रहे होंगे। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, ओनली टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, इंडिपेंडेंट ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट ही लिख लेते हैं इसमें, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 है इसमें, कि जो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी होगी, जो काइनेटिक एनर्जी है, जो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, वो कैसी है, ऑफ गैस किस पे डिपेंड करती है, ऑफ गैस डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, ओनली ऑन टेम्परेचर, किस पर डिपेंड करती है, ओनली ऑन टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। दूसरा, ठीक है, यानी डिपेंड, इंडिपेंडेंट ऑफ गैस नेचर, इंडिपेंडेंट ऑफ गैस, गैस के नेचर पर डिपेंड करती ही नहीं है कि गैस किस टाइप की, बस ये टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। ठीक है, और बोला जाता है इनका जो, ये आपस में क्या करते हैं, गैस मॉलिक्यूल्स नो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन करते हैं, नो, नो इंटर मोलिकुलर फोर्स।
बिटवीन गैस मॉलिक्यूल, जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं लगेगा। तो ये एक आइडियल अजम्पशन था, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आपके पास गैस के मॉलिक्यूल्स, ये एक दूसरे पे कुछ ना कुछ तो फोर्स लगाएंगे ना। तो ये सिर्फ क्या था, एक आइडियल अजम्पशन था। ठीक है, एक आइडियल अजम्पशन था। ठीक है, एक आइडियल अजम्पशन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, इसमें नेक्स्ट है काइनेटिक गैस इक्वेशन। क्या है काइनेटिक गैस इक्वेशन? क्या होती है काइनेटिक गैस इक्वेशन? देखिए, मतलब ये गैस इक्वेशन क्या बताती है, आपके पास कितना प्रेशर एक्सर्ट हुआ किसी, अगर कोई गैस है वो एक्सर्ट द प्रेशर ऑन द वॉल, मतलब इस गैस पे है, ये इक्वेशन हमें क्या बताती है? ये बताती है कि ये जो वॉल है, गैस मॉलिक्यूल्स इसके अंदर है, अब ये वॉल पे कितना प्रेशर लगाती है। क्यों क्यों प्रेशर लगाएगी? क्योंकि ये कंटिन्यूसली कॉलिजन कर रहे हैं, कंटिन्यूसली कॉलिजन कर रहे हैं, तो फिर इस पे भी एक फोर्स लगेगा। ठीक है, अब देखो नॉर्मली बात समझिए कि रूम पे हम मान लीजिए 10 बॉयज हैं, नॉर्मली एडजस्ट हो जा रहे हैं, जैसे एक दूसरे से लड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं दीवार पे भी फर्क पड़ेगा ना। तो वो कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है, उस इक्वेशन को बताता है। ठीक है, यानी ये बताता है, ये प्रेशर वेसल की दीवार पर, वॉल पर कितना लगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, आप लिखते हैं इसको P इक्वल टू कितना लिख देते हैं, P इक्वल टू 1/3 M/N M/V VRMS का स्क्वायर, VRMS का स्क्वायर। ठीक है, क्या लिख देते हैं, VRMS का स्क्वायर। ठीक है, या इसी को आपने ऐसे देखा होगा, लिखा होगा कि PV इक्वल टू 1/3 M VRMS का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मान लीजिए मेरे पास N मॉलिक्यूल्स थे, MN भी लिखा होगा, लिखा हुआ। अब ये N मॉलिक्यूल्स की बात हो रही, तो MN VRMS स्क्वायर, अगर N मॉलिक्यूल्स ऐसा लिखा होता है। अब एक काम करते हैं हम, इस P इक्वल टू जो यहाँ पे था, P इक्वल टू 1/3 MN यानी NM बाई वी आर एम एस स्क्वायर। तो रो देखो ना, डेंसिटी क्या होता है, एन एम नंबर ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम में तो बोलते, तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये क्या है, डेंसिटी। क्या है, डेंसिटी। अब इसके बदले कितना लिख देंगे, पी, यहाँ पे कितना है, 1/3। तो अगर डेंसिटी की फॉर्म में पूछा जाए तो आपके पास रो वी आर एम एस का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रो वी आर एम एस का होल स्क्वायर। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ, इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। अब आता है रिलेशन बिटवीन, नेक्स्ट है आपके पास, समझ आ रहा है सबको, रिलेशन बिटवीन, अगर आपको बहुत डीप में पढ़ना है तो ऑलरेडी लेक्चर अपलोडेड है, आप चेक कर लीजिए थर्मोडायनेमिक्स में। ठीक है, रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन होता है, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कितना होता है, इसको कभी कभी ई भी दिखाता है, क्योंकि केवल और केवल क्या है, काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर, और क्या पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, क्या फंक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी को ई लिख दिया हमने।
ठीक है? तो कितना हो जाएगा? ये आता है 3/2 पीवी। इसको E इक्वल टू कितना लिख रहा हूँ मैं? 3/2 पीवी लिख रहा हूँ। ठीक है? एक काम करते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऐसे लिख लो डायरेक्ट। काइनेटिक एनर्जी कितने हो जाएंगे आपके पास? तो काइनेटिक एनर्जी अगर मैं इस V को नीचे लेके आ जाऊँ, जैसे आपके पास लेक्चर में पूछा था इस बार, तो कितना है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम? तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को मान लीजिए नाम दे देता हूँ मैं E। E इक्वल टू 3/2 पी। ये ये E क्या है? काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और ये लेक्चर 2021 में आया था आपके, जिन्होंने लेक्चर दिया था। ठीक है? चलिए आज के लिए रखते हैं इतना, बाकी करेंगे कल। ठीक है?